बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है ना ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है ज़मीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। नाज़रीन कराम, आज की गुफ्तगू इसी अहद के साथ, इसी लहजे के साथ शुरू करते हैं। ये लहजा तलवार का नहीं ज़मीर का है, ये आवाज़ बारूद की नहीं बका के उसूलों की है। हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। ये ज़र की जंग नहीं, ज़मीनों की जंग नहीं, ये इस मिट्टी की हुर्मत की जंग है जिसमें हमारे ख्वाब दफन हैं और जिससे हमारी सुबहें फूटती हैं। गुज़श्ता कई बरसों से अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी आंधी पलती रही जिसने खित्ते के अमन को अजीरन कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की पुश्त पनाही में परवान चढ़ने वाली दहशत गर्दी ने सरहदों को महज लकीर नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जख्म बना दिया। पाकिस्तान ने हर मुमकिन दर खटखटाया, सिफारत के चराग जलाए, मुज़ाकरात की शम्मा रोशन रखी, क्योंकि जब बात अमन की हो तो पाकिस्तान सबसे आगे होता है। मगर तारीख गवाह है कि जब बात दिफा की आती है तो यही धरती अपने बेटों को वो हौसला देती है जो दुश्मन के गुरूर को रेत की दीवार बना देता है। सरहद पार से दरअंदाजी के शवाहिद बारहा पेश किए गए, खबरदार किया गया कि आग से खेलना खुद को जलाना है, मगर शायद कुछ कान इक्तदार के शोर में बहरे हो चुके थे। फिर गुज़श्ता शब जब अंधेरा अपने उरूज पर था, तब बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की सरहद को पार करने की नाकाम कोशिश की। उसे अंदाजा नहीं था कि वो तारीख की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। और फिर पाक वतन के बहादुर सपूतों ने स्टेज का पर्दा हटाया। काबुल, पख्तिया और कंधार की फजा में गूंजती सदाओं ने इस हकीकत की तस्दीक कर दी कि खेल अब खुफिया नहीं रहा। अफगानिस्तान के फौजी मराकज निशाना बने, मंसूरी कोर पर जरबें लगीं और सरहद के उस पार से होने वाली जारियत का जवाब सरहद के इस पार ही दिया गया। यह ऐलान था कि सब्र अगर फजीलत है तो दिफा फरीजा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नागई से तीरा और चित्राल तक दुश्मन के ठिकानों को वो जवाब दिया जो तारीख के औराक में सब्त होता है। आर्टिलरी की गूंज, क्वाडकॉप्टर की आंख और जवानों के हौसले ने मुतअद्दिद पोस्टें खामोश करवा दी। सफेद झंडों का लहराना इस बात का इकरार था कि फैसला कुन कुव्वत किसके पास है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक सिर्फ अस्करी कार्रवाई नहीं, यह पैगाम था कि इस सरजमीन पर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना होगा। गवादर से गिलगित तक पूरी कौम दो टोक कह रही है कि वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं। और यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कौमी अहद है कि अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। यह पहला मौका नहीं कि किसी ने हमें आजमाने की कोशिश की हो। हमसे बड़े, हमसे ताकतवर कहलाने वाले भी गुरूर के घोड़े पर सवार होकर आए थे, मगर तारीख गवाह है कि उनका अंजाम क्या हुआ। हमारा आज भी पैगाम वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी की कॉलोनी नहीं, किसी की चरागाह नहीं, किसी की तजुर्बागाह नहीं। ये खुद मुख्तार रियासत है जिसके पास दिफा की हिकमत अमली भी है और अमल की सलाहियत भी। हम भूले नहीं कि मई में हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन भारत भी अपनी बरतरी के जोम में आजमाइश को आया था, मगर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने ना सिर्फ उसके तैयारों को ज़मीं बोस किया बल्कि उसके बयानिए को भी दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। ये मिसाल इसलिए याद दिलाई जाती है कि ताकत का पैमाना तादाद नहीं अज़्म होता है। जो कौम अपने शहीदों के लहू से अहद करती है उसे रुस्वा नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम चाहते हैं कि सरहदें बाजारों और रिश्तों की गुजरगाह बने, बारूद की नहीं। हम आज भी कहते हैं कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं। मगर अगर कोई बाज ना आए, अगर कोई अमन को कमजोरी समझे, तो फिर वही मिसरा गूंजेगा जो इब्तदा में पढ़ा गया कि गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सिद्रा सद्दोज़ई साहिबा। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, पाकिस्तान ने कोशिश की कि मामलात टॉक्स के ज़रिए हल हो जाएँ, लेकिन उसके बाद जब पानी सर पर से गुजरा है, पाकिस्तान को ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स करनी पड़ी हैं। और जैसे कहा जाता है कि सम वॉर्स आर नॉट ऑप्शनल, ये कोई ऑप्शनल जंग तो है नहीं, ये जंग हमारी बका की जंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। लेकिन जिस तरह से तालिबानी रिजीम ने इसके ऊपर एग्रेशन किया, बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया, और पाकिस्तान के जवाब को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान नीड नॉट बी अपॉलोजेटिक और एक्सप्लेनेटिव। हमारे लोग हर वक्त या कोई वजाहत दे रहे होते हैं या माफी मांग रहे होते हैं या कोई और इस तरह की कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान हैज टू बी डिफेंडेड, चाहे मशरिक से या मगरब से या नॉर्थ साउथ कहीं से भी अटैक हो। इन दिस केस अटैक आप पे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान से हुआ है। जब पिछले साल 2025 में मई में इंडिया से अटैक हुआ था तो तब भी पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था। 4 दिन आपको याद होगा, और उसकी बात अभी तक दुनिया में चल रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप हर दफा उसका नंबर ऑफ प्लेन शॉट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका कोई इफेक्ट हुआ है दुनिया में। सो सिमिलरली पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डिंग दिस टाइम टू द थ्रेट फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर। मैं इसको सिंपल मिलिट्री और स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे बात करूंगा। पाकिस्तान में डिस्कशन आमतौर पे सियासी होती है, जज्बाती होती है और नॉन प्रोडक्टिव होती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। सो टू अंडरस्टैंड कि मसला क्या है, मसला ये है कि पहली स्टेज में नॉन स्टेट एक्टर्स जो अफगानिस्तान में काफी सारे इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, ऑफ कोर्स विद द कनाइवेंस और अप्रूवल और सपोर्ट और परमिशन ऑफ काबुल। ऑब्वियसली तभी हो सकता है ना जब फेडरल गवर्नमेंट या किसी की मुल्क की हुकूमत अलाउ करेगी। पाकिस्तान से कोई हमला कर सकता है किसी और मुल्क में, अगर आप वो तो पुलिस ही नहीं जाने देगी उसको, तो बाकी क्या किसी ने कुछ करना है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। ये जो पाकिस्तान में ये ना ये इसको बेवकूफ बनाने के लिए या पाकिस्तान के लोगों को, मासूम लोगों को उलझाने के लिए बहस होती है, जी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऐसे वैसे, इट्स ऑल नॉनसेंस। बेसिकली द काबुल रिजीम और एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट, मे बी नॉट ऑल ऑफ इट, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं या हम जो हैं, हम अफगानिस्तान के लोगों से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम तो पिछले 50 साल से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, अफगानिस्तान के अवाम की। और रिजीम जो है वहां पर वो भी सारी, उसके अंदर भी फैक्शंस है, सारी की सारी नहीं है एंटी पाकिस्तान। आपको पता है अभी भी इस इश्यूज पे वहां पर काफी विद इन देम देयर आर इश्यूज रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड द सपोर्ट टू नॉन स्टेट एक्टर्स। बहरहाल जो पावर में हैं या जो इफेक्टिव हैं वो प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स और उनकी अपनी फोर्सेस ने पाकिस्तान पे हमला किया 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज में टेररिस्ट ने किया, दूसरी स्टेज में उनकी अफगान फोर्सेस ने किया। पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। अब सवाल यह है कि अब पाकिस्तान का आगे क्या एम है या पाकिस्तान ने आगे क्या करना है। बेसिकली दिस इज अ लिमिटेड एम। देखिए हमारा तो एम अफगानिस्तान को फतह करना नहीं है, फॉर दैट मैटर किसी के मुल्क को फतह करना नहीं। आपकी पॉलिसी के मुताबिक जंग होती है ना, पॉलिसी स्ट्रैटेजी लिंक्ड होती है ना, ऐसे तो नहीं बस जंग शुरू हो गई भाई। तो हमारा एम ये है कि हमारे ऊपर यानी पाकिस्तान पे वेस्टर्न बॉर्डर से अक्रॉस से हमले ना आए, ना उधर कोई फोर्सेज हो जो हमला कर सकती हो, ये हमारा एम है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि या तो अफगानिस्तान के अंदर काबुल में रिजीम चेंज हो या रिजीम जो है उसकी पॉलिसी चेंज हो। पहले तो पाकिस्तान पॉलिसी चेंज की कोशिश करता रहा ना, ये जो कतर में, तुर्की में और दुनिया पे और बाकी तरीके से उसको प्रेशराइज करने के लिए, वो नहीं हुई। लेकिन अब जो आप सिक्योरिटी काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं और उसको डिपेंड करता है आप उनको कितना कमजोर कर देते हैं, बिकॉज वंस दे लीव काबुल, इफ यू सस्टेन दीज ऑपरेशंस तो दे विल बी फोर्स्ड टू लीव काबुल ना। अगर आप उनके हेडक्वार्टर्स को और उनको टारगेटिंग करेंगे, डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स करेंगे, लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, तो वो पहाड़ों में भागेंगे ना, गारों में भागेंगे, निकलेंगे। तो वो निकल तो छुप तो सकते हैं पहाड़ों में, लेकिन काबुल तो उनके हाथ से निकल जाएगा ना। तो somebody else may be in काबुल। तो ये उनके लिए भी डिलेमा है ना। रिजीम जो दुनिया की जो भी होती है ना, उसका पहला इंटरेस्ट होता है रिजीम लॉन्गिविटी, चाहे सियासी रिजीम हो, चाहे तालिबान हो, चाहे मिलिट्री रिजीम हो, दे वांट टू अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। एग्जैक्टली। आपने अब ये करना है कि जनाब आपने ये ऑपरेशंस कंटिन्यू करने, इसको आपने छोड़ना नहीं है। दिस इज फर्स्ट। मैं पहले भी पिछली दफा भी हुआ था, मैं कहता था advise people and on my own or I mean deal with geopolitics at the global level also with other countries also by the way।
तो आपने ये करना है कि आपने इसको सस्टेन करना है, ये मकसद नहीं है। देखिए ना, हम तो अफगानिस्तान के अंदर डीप तो जा ही नहीं रहे, हमारी फौजें तो सिर्फ बॉर्डर तक है। आप सुन रहे हैं बॉर्डर पोस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, बॉर्डर पोस्ट पकड़ ली, यहाँ तक ये मकसद है ना। हम तो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं करना चाहते, ना हमारी का इंटरेस्ट है वो, ना हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट है सिक्योर बॉर्डर्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए काबुल में रिजीम जो है या तो ये चेंज हो जाए, और वहां लोग काफी हैं जो नॉर्दर्न अलायंस है, विद इन जनरेशन जो लेटेस्ट है यंगस्टर्स की, और अब और दो लोग हैं, औरतें सप्रेस्ड हैं, लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु वुड लाइक परहैप्स अ मोर मॉडरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर। बहरहाल वो खाली पाकिस्तान नहीं है, इस दुनिया की रिक्वायरमेंट भी है इंसिडेंटली ये। और दूसरा ये है कि अगर यही रजीम रहती है तो ये फिर कमजोर हो जाती है, तो जो कमजोर रजीम होती है इट इज फोर्स्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज। तो वन ऑफ द टू शुड बी द एंड स्टेट। आप जंग करते हैं ना तो उसमें एंड स्टेट होता है कि आप चाहते क्या है, आपने कहां वॉर टर्मिनेशन करनी है, आपने लड़ाई कहां खत्म करनी है। बिल्कुल, और उस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो भी पहले से अगर बड़े पहले से डिसाइडेड हों, उन्हें ही अचीव करना असल मकसद होगा और वही असल विक्ट्री होगी। सिद्रा सदोज़ई साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे थे कि काबुल के अंदर जो रजीम है जो कि स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी नामी एक बीमारी का शिकार है और उसका इलाज अब पाकिस्तान ने चूँकि शुरू कर दिया है, इसमें अलबत्ता डोज शायद पाकिस्तान को अब मज़ीद बढ़ानी पड़े। इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो भी हमारे सामने हैं। NRF है, फिर एक और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है, वो इनके खिलाफ है, जो रैशनल वॉइसेस हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि ये एक नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं, ये एक इल्लीगल इललेजिटिमेट काबिज रजीम है अफगानिस्तान पर। और इसका जाना कितना ज़रूरी है, या कम अज़ कम ये है कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लोगों की एक नुमाइंदा हुकूमत आए। अच्छा शाहाब, आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताऊंगी कि मेरा तकरीबन 3-4 दफ़ा विजिट हुआ है अफगानिस्तान में। और मैं बिकॉज थोड़ा सा मेरा ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से भी रहा है, तो मैं अफगानिस्तान में 2024 में सर्व करके आई हूँ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो ये जो डिफेक्टिव रजीम है पोस्ट अगस्त 15, 2021 जब टेक ओवर कर लिया था काबुल में इस डिफेक्टो तालिबान हुकूमत ने, उसके बाद से चूंकि मेरा इंटरेक्शन पब्लिक लेवल पे भी रहा है लोगों के साथ, तो मैंने जिस चीज को नोटिस किया है और जो चीज, द वॉइसेस दे आर वेरी स्ट्रांग एंड द वॉइसेस दे आर टोटली अगेंस्ट दिस रजीम। हम इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं ह्यूमन राइट्स का, हम इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं विमेन राइट्स का। तो सर ने जिस तरह पॉलिसी की बात की, पाकिस्तान का पहला स्टांस पॉलिसी ही था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिचुएशन में ये इनकी पॉलिसी चेंज होगी। देखिए उसकी 2-3 रीजंस है। पहली बात ये कि जो असलहा छोड़ के गया था अमेरिका, उसको ये यूज कर रहे हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए। आपने कल रात भी देखा कि जितना भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यूज हुआ है वो सारा का सारा अमेरिकन मेड था। सेकेंडली फिर मैं अगर इसके अंदर इंडिया की इंटरवेंशन की बात करूं तो 15 अगस्त 2021 के बाद जब ये डिफेक्टो हुकूमत आई थी, तो उसके एग्जैक्टली 2 महीने के बाद इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लेके गया था कि इस रजीम को चेंज किया जाए, क्योंकि इंडिया वाज ऑफ द व्यू कि शायद ये पाकिस्तान की दिस इज प्रो पाकिस्तान रजीम। और आज वही इंडिया इन लोगों को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के थ्रू पैसे देके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सो जहां तक बात है कि लोग जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो किसी सूरत इस रजीम के साथ चलना नहीं चाहते। एंड जितना मेरा विजिट था वहां पे और जो मेरी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन थी कि शायद इन्हीं के, बिकॉज आपने बात की यूथ के हवाले से, शायद इन्हीं के अंदर से एक जो है वो रिवोल्ट की सिचुएशन आ खड़ी होगी। और ये एक जिसको कहते हैं कि एक एविडेंट सिचुएशन थी कि शायद अंदर के ही लोग जो हैं वो इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। इनके अपने ग्रुपों के अंदर जो है वो बहुत धड़ेबाजी मौजूद है, इनके अवाम इनके साथ मौजूद नहीं है। अभी मैं देख रही थी कि मुल्ला उमर के बेटे का बयान आ रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ अगर जंग करना भी चाहते हैं तो आप ये देखिए कि उसका एंड क्या होगा। सो सिमिलरली कि आप एक न्यूक्लियर पावर को छेड़ रहे हैं, आप एक न्यूक्लियर पावर के साथ जो है वो जंग उस सिचुएशन में करने की जुर्रत कर रहे हैं कि ना आपके पास अपनी फोर्सेस हैं, ना आपके पास लॉ और सिचुएशन तो वहां है नहीं, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन तक सस्पेंड हो चुका है, वहां पे किसी किस्म की कोई जिसको कहते हैं ना लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, सस्पेंडेड लॉज वहां पे मौजूद हैं। आपके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, आपके पास वो जो असलहा छोड़ के अमेरिका गया था उसको भी चलाने के लिए यहाँ ना अकल मौजूद है, ना तालीम मौजूद है, ना आपके पास किसी किस्म की जो है वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी मौजूद है।
सो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी जो है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, देखिए हमने पिछली दफा जब इनकी चौकियों को कैप्चर किया था तो अंडर द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, हमने इंटरनेशनल टेरिटरीज को इज्जत देते हुए इनकी चौकियों को वापस कर दिया था। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने उन चौकियों को कैप्चर कर दिया है तो उसके बाद पाकिस्तान शुड मूव अहेड, वो अंदर ही अंदर दाखिल होना चाहिए। हमारा बेशक मकसद जो है वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद जो है, अगर आप ड्यूरन लाइन और अटक के पुल तक जो है वो अपना दावेदारी शो कर सकते हैं तो पाकिस्तान के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है कि वो ना सिर्फ फिटिंग रिप्लाई दे सकता है, बल्कि वो अपने उस स्टांस के ऊपर बहुत मजबूती से खड़ा भी हो सकता है। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेड साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि एक बफर जोन का क़याम कितना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि देखें इनकी जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं दे आर एक्चुअली लॉन्च पैड्स फॉर टेरर, और ये हमारी अफवाज को पहले भी हमने देखा एंगेज करके उसकी आड़ में खवारिज की तश्कीलों को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये जो कुछ कर रहे हैं, और वेरीफाइबल एक्शन की तरफ तो ये आ नहीं रहे। हमने कतर में ये मुतालबा किया कि भाई वेरीफाइबल एक्शन, एक फ्रेमवर्क बने जिसमें जो सालिस मुल्क हैं वो भी उसे देख सकें। हमने तुर्की में भी यही बात की, हमने सऊदिया में भी यही बात की, और अब अगर ये वेरीफाइबल एक्शन की तरफ नहीं आ रहे, ये कोई रैशनल और लॉजिकल बात नहीं कर रहे, तो इस सब के अंदर पाकिस्तान को अगर ऑपरेशन क्लीनअप की तरफ जाना पड़ता है तो उसमें एक बफर जोन का कयाम जो है वो कितना इफेक्टिव हो सकेगा? आपके बफर जोन से पहले मैं इस पे कमेंट करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा तफसील से, खुद भी अफगानिस्तान में रही हैं और इन्होंने बहुत अच्छा वजाहत से वेरी वेरी वेल वर्डेड इन्होंने एक्सप्लेन किया। आई रियली अप्रिशिएट दिस जो बता रही हैं। कमिंग टू योर बफर जोन, देखें बफर जोन तो जरूरी है, उसमें तो आप देखें तुर्की के खिलाफ वहां कुर्दिश इंसर्जेंसी थी तो उन्होंने भी बनाया, इसराइल ने भी बनाया, बहुत से मुल्क बनाते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि आपने फेंस भी लगाई थी, आपने कहीं डिच भी बनाई हुई है, तो बफर जोन बनाना, ये जो पोस्टें पकड़ने का मकसद यही है एक्चुअली कि अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरी में जो आप कह रहे हैं कि उनकी जो लॉन्च पैड्स हैं उनको वहां से किया जाए, लेकिन वो लॉन्च पैड और पीछे चले जाएंगे। अब ये उनके, अब आपने देखा छोटे से ड्रोन इस्तेमाल किए, कल वो लॉन्ग रेंज ड्रोन इस्तेमाल कर लेंगे। आप बात समझें, देखें असल चीज क्या है। असल चीज जो है ना, मैं ये स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ बड़े सीनियर लोगों को, दुनिया में जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, किताबें लिखी है और अगली भी लिख रहा हूँ, ग्लोबल। एक्चुअली इट इज नॉट दिस टेररिस्ट, पाकिस्तान रियल एनिमी इज नॉट द टेररिस्ट इन अफगानिस्तान, दे आर एन इंस्ट्रूमेंट। वो तो जैसे हाथ में छुरी है या वो है। एक्चुअल एनिमी इन against Pakistan is the Kabul regime which is aligned to India. Exactly. क्योंकि अकेले तो वो कर नहीं सकती ना। जब आप देखें ना हिस्ट्री पाकिस्तान अफगानिस्तान की देखें, उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया बनने पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ी आपसे अटेम्प्ट की। अब गो बैक टू 50s and 60s, जस्ट अ बैकग्राउंड, तो दे वर बीटन बैक बाय द पाकिस्तान मिलिट्री, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं की, वो मोनार्की का जमाना था, दे डिडंट ट्राई, दे रियलाइज कि वो मिलिटरली ये नहीं हासिल कर सकते। क्लेम तो उनका पख्तूनिस्तान का और सारे इसका ड्यूरन लाइन के खिलाफ पहले दिन से था, ठीक हो गया। उसके बाद ये होता रहा, फिर फाइनली 79 में तो सोवियट्स आ गए, फिर आपने सपोर्ट की उनकी मुजाहिदीन की, एंड देन यू नो द होल स्टोरी। मैं उसको रिपीट नहीं करता टिल दिस प्रेजेंट रिजीम डिस्पेंसेशन। असल इशू ये है जो हमारा नेशनल एम होना चाहिए, मतलब नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान इज टू हैव अ नॉन होस्टाइल रिजीम। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पपेट गवर्नमेंट हो या हमारे मतहत हो, वो या हमारी हेजेमनी हो। पाकिस्तान इज नॉट इन दैट गेम, बट पाकिस्तान इज डेफिनेटली इन द गेम टू इंश्योर एंड विच इट कैन कि वहां नॉन होस्टाइल हो। ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी काबिलियत है। देखिए सऊदी ने आपसे पैक्ट किया है अभी, डिफेंस पैक्ट, तो सऊदी इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में किसी से भी कर सकता था, अमेरिका के अलावा भी वो कर सकता है। उन्होंने अगर आपको चूज किया तो वो सऊदी इज वेरी एम्बियस, इज वेरी वेरी
स्मार्ट एंड सॉफ्ट, उन्हें सोच समझ के किया ना। मैं सऊदी में खुद मिलिट्री ड्यूटीज कर चुका हूँ, मतलब वहां पर डेपुटेशन पे रहा हूँ। वो पाकिस्तान मिलिट्री की कदर करते हैं, पाकिस्तान नेशन की कदर करते हैं, आप बस समझे। ये मैं कह रहा हूँ कि हमने बफर जोन जो आप बता रहे हैं वो होना चाहिए, अग्रीड, लेकिन एक्चुअल एम इज जहां आपका मसला हल होगा कि वहां एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो। ये बहुत अच्छी बात की मुझे इनकी बात मैंने तो पहले ही कहा था कि देखें वहां विमेन आर सप्रेस्ड, जो अफगानिस्तान की औरतों से जुल्म हो रहा है ना, ये तो अगर जंग ना भी हमारी हो तो हमें तब भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इट्स ए ह्यूमन राइट इशू। उसी तरह बच्चों के साथ चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, बजाय कि वो वहां उनको खाना दिलवाएं, दे आर एक्सपोर्ट, और उनकी एक्सपोर्ट क्या है, काबुल की उनकी एक्सपोर्ट है टेररिज्म। और ये मेरी किताब है ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड, जिसपे मैंने सारा ये ग्वादर का कॉन्सेप्ट इसी पे उसी से निकला था कि, और गवर्नमेंट को गई बनी उसमें ग्वादर टू बी लिंक्ड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। आई टॉक टू नंबर ऑफ एम्बेसडर्स एंड अदर सीनियर पीपल एंड लॉट्स ऑफ अदर पीपल। तो ये सारा कुछ होना है, उसको सबरडाइज करके बैठे हुए। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव्स हैं, अफगानिस्तान के लोग, पीपल डिजर्व अ बेटर डील, और उसमें पाकिस्तान, इसमें हमारा भी कसूर है। लेट्स बी रियलिस्टिक। हमने इनकी सपोर्ट की, चले शुरू में तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था ना, सोवियट्स आ गए, अमेरिका आ गया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। लेकिन ये जो अभी रिजीम आई, इसको हमने की, मगर हमने गुड फेथ में की। देखिए हम कहते हैं ना, जो वो हमारे लोग वहां गए, इसको उसका यही ख्याल था ना, सबका ख्याल था, आपका भी यही होगा, हमारा भी यही था कि मिनिमम इज के दे विल बी इफ नॉट फ्रेंडली नॉर्मल टू पाकिस्तान। वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकला, तो फिर दुश्मन को दुश्मन के तौर पर ट्रीट करे। सो द रिजीम इन अफगानिस्तान नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड वहां एक ब्रॉड बेस्ड रिजीम हो, उसमें मुख्तलिफ लोग हों, ताकि वहां वुमेन राइट्स भी, और वहां ये एक मॉडरेट रिजीम जो होगी ना, वो फिर इन हरकतों में नहीं ना आएगी, वो अपने लोगों को लुक आफ्टर करने की इंटरेस्ट करेगी। बिल्कुल ब्रिगेड साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है। सिद्रा साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ईरान ने भी सालसी के लिए पेशकश कर दी है। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रीजनल जो लीडर्स हैं उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार से बात हुई है। इस सब के अंदर आपको लगता है कि इस वक्त जारी बात है, दुनिया भर में जब भी कुछ होता है तो जो वेल विशर्स होते हैं वो एस्केलेशन कंट्रोल के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान चूँकि अक्टूबर 2025 में दोस्त ममालिक के कहने पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, और इतने लंबे चौड़े मुज़ाकरात के दौर चले। एक दिन में 16-16 घंटे मुज़ाकरात हुए और उसमें से कुछ निकला नहीं। तो अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तालिबानी रिजीम जो है, क्या सेंस थोड़ी सी प्रिवेल करे, सैनिटी प्रिवेल करे? अच्छा, 22 फरवरी को जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, तो मुझे बताइए किसी एक भी मुल्क ने उठ के मजम्मत की थी इसकी? किसी एक मुल्क ने भी उठ के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है या ये नहीं होना चाहिए था? आप ये देखिए कि पूरी दुनिया, मैं सिर्फ इस मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं कर रही, आज रशिया ने भी कहा है कि ये एस्केलेशन जो है वो स्टॉप होनी चाहिए। पूरी दुनिया उठ के अगर इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है तो उसके 2-3 रीजंस हैं, और वो 2-3 रीजंस मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वीक में डिप्लोमेट्स, आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट आई जिसमें अफगानिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म, अफगानिस्तान को टेररिज्म हब करार दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की बेतहाशा रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर, और रिसेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर अगेन टाइम एंड अगेन ये कहा गया है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म जो है वो निकल के बाहर आ रही है। फिर उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की अगर आप मल्टीपल एजेंसीज को उठा के देख लें, उनकी रिपोर्ट्स को उठा के देख लें, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आप खुरासानी साहब का जो है वो इंटरव्यू उठा के देख लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भी टेक ओवर कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दहशतगर्द जो है वो दुनिया के हर हिस्से में बैठे हैं। क्या दुनिया के लिए ये अलार्मिंग नहीं है? क्या इस वक्त सारी दुनिया को एक पेज पे आके इसके इरेडिकेशन के लिए इकदाम नहीं करने चाहिए? ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखिए, बुज़दिल दुश्मन जो खुद हमसे मई के अंदर शिकस्त खा के चला गया, अब वो दूसरे हरबे आजमा के हमारे साथ जो है वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जिनके थ्रू, मैं हमेशा से हर मीडिया चैनल पे आके एक ही बात करती हूँ कि अफगानिस्तान की हैसियत इस वक्त ये है कि वहां दहशतगर्दी बराए फरोख्त का एक वो लेबल लगा हुआ है। आप आए, आप डॉलर फेंके, आप दहशतगर्द उठा के ले जाएं, उनको दुनिया में कहीं पे भी ले जाके जो है उनसे दहशतगर्दी फैलवाएं। ना उनके पास किसी किस्म का अपना खुद का बनाया हुआ कोई असलहा है, ना उनके पास अपने खुद की बनाई हुई कोई फौजें हैं। क्या है उनके पास? खुदकुश बमबार। उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की जो है वो वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, वो बच्चों को लेके जा रहे हैं, खुदकुश बमबारी के लिए तैयार कर रहे हैं, और उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनीज हो रही हैं। लेकिन खुरासानी का ये स्टेटमेंट आना इटसेल्फ दुनिया पूरी के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग है कि वहां पे दुनिया के हर मुल्क में उनके खुदकुश बमबार, उनके स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं जिनको वो कभी भी चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है,
या सिर्फ इस खत्ते के लिए सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है, पूरी दुनिया के लिए सिचुएशन अलार्मिंग है। एग्जैक्टली और फिर ये अगर किसी दुनिया के मुल्क को लगता है कि ये टेरर जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तक रहेगा, इनका तो एक शायद इकॉनमी ही इसी तरह से चल रही है, इनका तो शायद। आप ये देखें जी शाहाब, मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये बेसिकली एक नेक्सस है इंडिया का और अफगानिस्तान का, यानी दो ऐसे ममालिक जो बेस्ड ही टेररिज्म पे हैं। अगर हम इंडिया का किरदार उठा के देख लें बॉन्डाई बीचेस के ऊपर, जहां पे उनके टेररिस्ट जो है वो हमलावर होते हैं, हम अगर कनाडा में उठा के देख लें उनका किरदार, नेपाल में उठा के देख लें, बांग्लादेश में उठा के देख लें, तो हर जगह पाकिस्तान से तो खैर वो उनकी इस काबिलियत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है कि वो किसी भी किस्म की सिचुएशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट आके खड़े हो सके। तो वन वे और द अदर इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्लोबल टेररिज्म, और उसका हथियार कौन है? उसने इस वक्त अपना हथियार जो है वो अफगानिस्तान को बनाया है। मुझे ये बताइए कि ना अफगानिस्तान की कोई इंपोर्ट है, ना एक्सपोर्ट है, ना वहां पे कोई इंडस्ट्रीज हैं, ना उनके किसी मुल्क के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, वहां पैसा आ कहां से रहा है? ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दहशतगर्दी। सो दीज आर द बेसिक एंड मेजर सोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अफगानिस्तान। एग्जैक्टली इसी पे मैं ब्रिगेड नादिर मीर साहब की जानिब आऊँगा। इस वक्त देखें कि रीजन के जो ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद ही करते हैं। कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को हक़ नहीं हासिल। पाकिस्तान ने जो प्रेसियन स्ट्राइक्स की टीटीपी फितनाल खवारिज के ठिकानों पर, और अब पाकिस्तान का भी सब्र जवाब दे गया है। मैं नहीं समझता कि इतने सब्र का मुजाहरा शायद ही दुनिया का कोई और मुल्क कर सकता जितना हमने कर लिया। अब तो रिलक्टेंस को छोड़ के रिजॉल्व के साथ आगे बढ़कर इस जंग को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, वरना तो इसी तरह चलता रहेगा। हम कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे, वो रिटेलिएशन करेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, फिर दोबारा से वही दहशत गर्दी, जिस तरह से अभी सिद्रा सदोज़ई भी कह रही थी कि जो उनका तो तरीक़ाकारी है, इवन काबुल की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब तालिबानी रिजीम खुदकुश बमबार रिक्रूट कर रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। एक मुल्क है, ये एक स्टेट के तौर पर कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्क में खुदकुश हमले करवाएंगे। बल्कि अभी चंद मिनट पहले एक स्टेटमेंट आई है कि अब हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। उनके पास तो वसाइल नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, उनके तो ड्रोन्स नहीं आ सकते, तो वो फिर किस तरह से अब इस चीज़ को पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करके इंटरनेशनली, आई थिंक वो जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये जो टेररिज्म का एक इफरीत है पाकिस्तान के अंदर, इसे हमें हिट करना होगा। व्हाट डू यू हैव टू से ब्रिगेड साहब? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें ये जो बात है, फॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज विद यू, or let's put it the other way, the world is against terrorism, and Afghanistan is the epicenter of terrorism, like it was in the pre-9/11 days, almost akin, similar to that, in a maybe modified or 2026 मॉडल उसका आ गया है। तो इसका हल जो है ना, सोल्यूशन, ये तो सारा प्रॉब्लम है ना जो आपने बताया और हमने डिस्कस किया। अब इसका सोल्यूशन यही है कि वहां पर द डिस्पेंसेशन हैज टू बी चेंज, क्योंकि जिस तरह भी ये बता रही हैं सिद्रा भी, आप भी कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटीज में वो रिक्रूट कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स, और मैंने भी आपको कहा कि जी उनकी मेन एक्सपोर्ट इज टेररिज्म, मतलब एक्सपोर्ट, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट इकोनॉमी टेररिज्म हो, तो फिर आप सोच लेना कि आगे उसका नतीजा क्या निकलेगा। सो वी डोंट हैव टू वेट एंड द वर्ल्ड डजंट हैव टू वेट कि वो ताजिकिस्तान जाती है, ईरान जाती है, या अमेरिका 9/11 करते हैं दोबारा से, समथिंग लाइक दैट। अब उसका हल है, लेकिन इस वक्त चूंकि द country which is being attacked is called Pakistan, so Pakistan has to respond. It has actually responded, but it must go the entire whole hog जिसको कहते हैं। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था जब पिछली दफा हुई थी, और मैं गवर्नमेंट चैनल्स पे भी बात करता हूँ उनको, और कहता हूँ मतलब इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, दिस इज माय एडवाइस टू द गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आई गिव इट वेरी क्लियरली कि अब आप इस मसले को परमानेंटली इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालें, विच विज चेंज ऑफ डिस्पेंसेशन इन काबुल। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो काबुल है, नॉट द बॉर्डर। जब काबुल देखे ना, अगर वहां एक फ्रेंडली रिजीम होती है, या मैं कहता हूं कई लोगों को अगर तुर्की का बॉर्डर मिलता पाकिस्तान के साथ इंस्टेड ऑफ अफगानिस्तान, तो हमारे बहुत अच्छे बेहतर हमारे हालात होते और ताल्लुकात होते दोनों के लिए। सो लाइक दिस, सो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे कि जी हम अफगानिस्तान को डिक्टेट कर रहे हैं, अगरचे अब लोग तो मुल्क तो करते हैं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, आधी इकोनॉमी तो हमने कंट्रोल की हुई है उनकी बिकॉज ऑफ आवर बॉर्डर, लेकिन हमने और भी कुछ चीजें करनी है। तो समझे ना, इसको बिगर पिक्चर समझे कि ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि आप ना सिर्फ वहां पर ये जो अटैक्स कर रहे हैं आप मिलिट्री ये चलाएं, इसके अलावा आपका अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है विच दे शुड हैव डन लॉन्ग अगो एनीवे, कि अब ये कोई ट्रेड या बॉर्डर हमारी जो है ये सारा सील्ड होगा।
फाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर शील्ड होगा, बट अब उनके लिए दूसरा रास्ता कौन सा है? पोर्ट जो है उनके, वो दूसरा रास्ता जो है ना उनका, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, काबुल रजीम के लिए, वो है थ्रू द इंडियन मेड रूट विच गोज टू चाबहार, यानी चाबहार जो ईरान की पोर्ट है। तो आप ईरान के ऊपर प्रेशर डालें ना कि जी ये इसको, इंडिया को और अफगानिस्तान को बंद करें, और अगर वो नहीं करते तो आप एयर स्ट्राइक्स करें। ईरान में नहीं करना चाहते तो अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे करें, उसके जो चोक पॉइंट्स हैं। आप उनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को बंद कर सकती है। अब वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, जब उसके पास फ्यूल नहीं होगा, फूड नहीं होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी, तो कोई कंट्री नहीं चलेगा ना, खाली मिलिट्री। अभी तो पहली स्टेज है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा काबिलियत है। ये जो जंग होती है ना, इसको सिर्फ फौज पे ना देखें कि फौज के पास टैंक कितनी है, तोप कितनी है, मिसाइल को, इसमें ज्योग्राफी, इसमें मेरा सब्जेक्ट जियो पॉलिटिक्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है। आपके पास तो इतना बड़ा एडवांटेज है जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कि अफगानिस्तान के अंदर you are in a position to dictate who can be in the government there and what they do. पर अल्लाह वो नहीं करना चाहते, तो कम से कम ये तो अचीव करे ना कि वहां पर कोई होस्टाइल एक्शन टू पाकिस्तान नहीं होगा। और पहले भी मैं कहता रहा हूं, ऐसे कई साल पहले, नो इंडियन इन अफगानिस्तान, ये आप डिक्टेट करें उनको, बोले इंडियन होगा तो तुम्हारे से फिर हमारी जंग होगी, ये आपकी होनी चाहिए। जैसे अमेरिका ने मनरो डॉक्ट्रिन बनाई हुई ना वहां साउथ अमेरिका के लिए, आप यहाँ अपनी डॉक्ट्रिन बनाएं। दैट इज अ नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, सदोजई साहिबा आपका। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो इंतहाई प्रिसीजन के साथ फितनाल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, जो एक प्रिसीजन हमने स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर तालिबानी रजीम की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग बॉर्डर पे की गई, उसके बाद इवन यहाँ तक खबरें चलीं और स्काई न्यूज़ तक ने ये खबर चला दी कि अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। अलबत्ता अफगानिस्तान के पास तो एक फंक्शनल एयरफोर्स है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर एक साइकेट्रिस्ट एक फिनोमेना कहते हैं, उसको डिल्यूजन कहते हैं। और डिल्यूजन का मतलब ये होता है कि जो कोई मरीज जो खुद समझता है कि ये सच है, वो समझता है बिल्कुल वही है, दुनिया को भी वही समझना चाहिए। ये डिल्यूजन में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। रियलिटी ऑपोजिट होती है। उनकी ना कोई एयरफोर्स है, छोटे छोटे जो कैमकॉर्ड या आपने वो भेज दिए हैं रिकॉर्डिंग के कैमरे जो शादी हॉल में भी यूज होते हैं, थोड़ा सा उनको अपग्रेडेड वर्जन आपने भेज के ये नहीं कह सकते ये एयर स्ट्राइक की है, ये उनकी गलत फहमी है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो कैमकॉर्ड के इंटरसेप्ट करने की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह जब फैसिलिटीज हमारे इक्विप्ड हैं, हमारे जितने यूनिट्स फील्ड में डिप्लॉयड है टुवर्ड्स द बॉर्डर, एंटी एयरक्राफ्ट और इस तरह की उनके पास फैसिलिटी या इक्विपमेंट है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुझे लगता है मास्टर्स को खुश करने के लिए, अपना बेहतर पैकेज लेने के लिए, इजराइल के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम भी अपने कारनामे कुछ रिकॉर्ड करवा दें कि हम भी बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं और एक राह हमवार कर लें। तो ये सारा मेरा ख्याल गलत फहमी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो हमने ये तस्दीक भी अब तो आ चुकी है अफगानिस्तान के अपने हुक्काम की तरफ से कि काबुल, पख्तिका और कंधार पर भी बमबारी हुई है, तो इन्हें इस एडवेंचरिज्म का तो जवाब मिल गया है और इनके एडवेंचर को भी मिस एडवेंचर में बदल दिया गया। बल्कि एक मुमासलत भी है, 27 फरवरी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, यूँ लग रहा है कि ये दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के रॉक करने का दिन है। 27 फरवरी को अभिनंदन का तैयारा भी गिराया और अब जो तालिबानी रजीम के मास्टर्स को तो इस दिन पीएफ ने बता दिया था अपनी कैपेबिलिटी का, अब आज इन्हें भी समझ लग गई है। जी अफसोसनाक बात यही है कि मेरा ख्याल है पीएफ को जब तक, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, पुट टू टेस्ट नहीं किया जाता, लोग बिलीव नहीं करते। अभिनंदन ने भी टेस्ट किया था, लेकिन अभिनंदन को मैं याद करते हुए कॉम्प्लीमेंट भी देता जाऊं। देखिए, अभिनंदन ने आज तक क्लेम नहीं किया कि मैंने F-16 मारा था। उनके इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया, चीफ ने कहा कि वो अभिनंदन नहीं मानता, लेकिन हमारा ख्याल है कि उसने मारा है। जिसने मारा है वो मान नहीं रहा, तो वो एनीवे इस दिन मैंने कहा उसको भी एक कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहूंगा अक्रॉस द बॉर्डर। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारे, देखिए, मिस कैलकुलेट इंडिया ने भी यही किया था हमारे खिलाफ, मई में भी यही किया था। वो समझ रहे थे कि या हमारी सलाहियत ही नहीं है
और अगर सलाहियत है तो हमारा हौसला नहीं है। ये कॉम्बिनेशन होती है वॉर फाइटिंग। ये नहीं होता कि आप एक जंग इस तरह लड़ें कि आपको दुश्मन हमला करे और आप कुछ ना करते हो। होता ही आपकी डिपेंडेंसी, आपका सारा रिजॉल्व और हौसला होता है। बहुत सारी दुनिया में जंगें ऐसे मुल्कों ने जीती हैं जो असले के में या वेपन्स में मुकाबला नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिट बैक किया और अपने रिजॉल्व से किया। तो ये इन अफगानिस्तान को रियलाइज कर लेना चाहिए था, जो पिछला कैंपेन हमने लॉन्च किया था, कि हमारी जो रिजॉल्व की भी कमी नहीं है, हमारा हौसले की भी कमी नहीं है। अब वो एग्जिबिट करना पड़ा है और ये हालत मजबूरी करना पड़ा है बुनियादी तौर पर। हम तो बाय चॉइस तो हम कर ही नहीं रहे थे। और अभी जो मैनिफेस्ट किया है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो बहुत रिफ्रेन्ड है, बहुत वेल कैलकुलेटेड, वेल मेजर्ड है। हमारी जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले में नहीं किया, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते थे दोनों चीजों का, जो मैंने पहले अर्ज किया, एक कैपेबिलिटी और एक हौसला, दोनों का दे दिया। इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये तो उनकी चॉइस है। हमने तो फिर भी रिस्ट्रेन किया है और बहुत ही लिमिटेड किया है। जितने टारगेट हमारे पुट अक्रॉस होते हैं फॉर डेलिब्रेशन, फॉर टारगेटिंग, उसमें से हार्डली को 5 से 10% को टारगेट किया गया है। तो ये उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी स्टेज पर कि जिन पर नहीं हुआ हमारी उन पर नजर नहीं है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए उनको। एग्जैक्टली। इसमें एक और चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि पाकिस्तान ने अभी भी बड़े नपे तुले अंदाज में जवाब दिया है, और इससे पहले भी मई 2025 में भी पाकिस्तान ने यह वाजे किया कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। एस्केलेशन लैडर को हमने बड़े तरीके से मैनेज किया। फिर अक्टूबर में जो तालिबानी रिजीम ने एडवेंचरिज्म किया, अब एक मरतबा फिर इन्होंने जो किया इसमें भी जंग इन्होंने शुरू की है। और कुछ जंगों के बारे में कहा जाता है ना कि सम वॉर्स आर नॉट ऑप्शनल। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये भी पाकिस्तान के लिए ऑप्शनल नहीं है, ये हमने लड़नी ही लड़नी है। और हमने तो जितना रिस्ट्रेंट दिखाया, इतना रिस्ट्रेंट शायद ही कोई मुल्क दिखा सकता, इतना सब्र तहम्मुल जो है वो किसी और मुल्क में शायद ना होता। और पाकिस्तान ने आखिरी हद तक डिप्लोमेसी को चांस दिया, हमने टॉक्स को चांस दिया। और जो अक्टूबर में पिछले साल हुआ उसके बाद तो फिर कतर, तुर्की और सऊदीया में मुज़ाकरात में इत्माम हुज्जत भी हो चुका है। सो आई थिंक कि अब तमाम रीजनल प्लेयर्स को भी पता है, पाकिस्तान के दोस्त बरादर इस्लामी मुल्कों को भी पता है कि भाई ये जो एक तालिबानी रिजीम है ये स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी नामी एक बीमारी का शिकार है और ये लॉजिकल बात भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान हक बजानिब था इन प्रिसीजन स्ट्राइक्स में जो हमने खवारिज के खिलाफ की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं एक रेफरेंस देता जाता हूं, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी या मैंने पढ़ाई बाद में मुख्तलिफ एनडीयू और मुख्तलिफ जगहों पर। देखिए, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए और हमें पढ़ाया जाता है और हम पढ़ाते हैं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है या पावर टू इन्फ्लिक्ट डैमेज होती है, वही आपकी बार्गेनिंग पावर होती है। यानी आप जितनी ज्यादा सिवियरिटी से दुश्मन को हिट कर सकते हैं या पनिश कर सकते हैं, वो आपको बार्गेनिंग एडवांटेज मिलता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका क्या करना चाह रहा है इतने दिनों से, हालांकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं रेफरेंस लिए, अमेरिका उनको ये अश्योर कराना चाहता है कि डिस्ट्रक्शन हमारी जो हम आपके खिलाफ करेंगे, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है, उसके दिल में खौफ बिठा देता है कि तुम्हारे में लड़ने की हिम्मत होनी ही नहीं चाहिए। तो हमारी जो कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह है मुसल्लह अफवाज की, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारी जो पोजीशन इस सूरत में खास तौर पर अफगानिस्तान के बारे में, हमारी जो पावर टू हर्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट। अच्छा, जब आप पावर टू हर्ट को रिस्ट्रेन करते हैं, जो हमने पिछले साल किया, तो फिर आप पावर टू बार्गेन लूज करते हैं। आमतौर पर जो इस तरह के दहशतगर्दों के पीछे लोग जाते हैं, हिट करते हैं, वो टाइम आउट नहीं देते। ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है कि खिलाड़ी बदल लेंगे। हम खास तौर पे दहशतगर्दी को स्पेस ब्रीदिंग नहीं दी जाती, और इसलिए नहीं दी जाती कि वो रीइक्विप कर लेते हैं, रीइंफोर्स कर लेते हैं, हाइडिंग में चले जाते हैं, कैमोफ्लाज कर लेते हैं, टैक्टिक्स बदल लेते हैं, अपना पोटेंशियल टारगेट बदल लेते हैं। इसकी वजह से उनको चांस नहीं दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन टू बार्गेन को लेट गो किया तुर्की और कतर जैसे दोस्तों की वजह से, कि ठीक है जी, अब आप कहते हैं तो हम रोक लेते हैं। आमतौर पे इस तरह के कैंपेन को पॉज नहीं दिया जाता। लेकिन आपने देखा फिर वो अफगानियों ने गलत मतलब लिया कि जब हमने सीज फायर किया तो उन्होंने समझा शायद हमारी कोई कमजोरी है या हमारी कैपेबिलिटी या हौसला नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली वो देखा। अभी भी जो हुआ है, ये भी हम कोई पूरे अफगानिस्तान पर ना कोई कब्जा करना चाहते हैं, ना कोई रीजनल हेजमनी उनको क्रिएट करना चाहते हैं। हम एक प्रोहिबिटिव प्राइस उन पर जरूर इंपोज करना चाहते हैं कि आपको एक कीमत देनी पड़ेगी, अनअटेंडेड नहीं जा सकते आप, और न्यू नॉर्मल हम किसी को नहीं बनने देंगे इस तरह किया।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक फ्रैक्शन ऑफ आर मिलिट्री माइट, वी हैव यूज्ड अ फ्रैक्शन ऑफ आर मिलिट्री माइट, चाहे हमारी एयरफोर्स हो और चाहे हमारी आर्मी हो, हमने बड़े नपे तुले अंदाज में अभी भी जो कार्रवाइयाँ की हैं, अलबत्ता जो हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद तालिबानी रजीम है उसने भारत से बहुत कुछ सीख लिया है, और अभी मैं देख रहा था कि इनकी जो वजारत दिफा है उसने एक एलामिया जारी किया है जिसे सुन के हंसी भी आती है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले कर दिए हैं इन्होंने, और ये कहते हैं कि जी हमने फैज़ाबाद के करीब फ़ौजी कैंप, नौशहरा में फ़ौजी छावनी, जमरूद की फ़ौजी कॉलोनी, एबटाबाद में फ़ज़ाई हमले। ये इस तरह की खबरें जिनका ना सर है ना पैर है, ये चला के आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? ये तो एक लाफिंग स्टॉक ही बनेंगे भारत की तरह। देखिए, लाफिंग स्टॉक तो दुनिया के लिए बनेंगे, लेकिन वो शायद कुछ लोगों के लिए और कुछ मुल्कों के लिए खास तौर पर, और जो अभी आपने देखा 2 लीडर मिले हैं इजराइल में जी, उनके लिए बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ एयर पावर यूज हो रही है, हमारे पास तो ये छोटे मोटे कैमकॉर्ड और ड्रोन वगैरह छोटे से जो हमने मारे हुए हैं, वीडियो मेकिंग वाले जो अनप्रोफेशनल होते हैं, वो हमने भिजवा दिए हैं, अब आप हमारी कोई मदद करें और हमारे लिए कोई पैकेज ऐलान करें। क्योंकि मैं अक्सर कहता होता हूं कि अफगानिस्तान के लोग, ये कोई स्टेट थोड़ी है जिसको स्टेट के तौर पे तस्लीम किया जाए, वो तो एक ग्रुप है आम लोगों का, और वो बार्गेनिंग टूल के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेबिलिटी को। वो इंस्टेबिलिटी अपने पे भी रखना चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है, दुनिया अब देख रही है कि अफगानिस्तान के कितने बॉर्डर लगते हैं नॉर्थ की तरफ, किसी तरफ इंस्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ क्योंकि फंडेड है हिंदुस्तान। ये सेल्फ एक सबूत है कि क्योंकि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से फंडिंग है, तो सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर क्यों है? ये अपना इस्लाम जो है वो किसी और मुल्क की तरफ क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते, या अपना किसी और तरफ क्यों क्लेम नहीं करते? डिस्प्यूट तो इनके उस तरफ भी हैं, इनके डिस्प्यूट चाइना के साथ भी हैं, लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे ये बुनियादी तौर पर, जाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि पैकेज उनको बेहतर ऑफर हुआ हुआ है। और इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जिस तरह से आपने भी की, और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ये जो तालिबानी रजीम है ये स्टेट नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर, और इस मामले में खैर हमें अजय दोवल से शायद एग्री करना पड़े एक नुक्ते के ऊपर। 10 साल पहले अजय दोवल ने कहा था कि ये मर्सनरीज हैं ये, और हम इन्हें ख़रीद लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, और फिर हमने देखा कि इनकी जो आजकल उनके साथ कोऑपरेशन है, चाहे वो टीटीपी हो, बीएलए और अब तालिबानी रजीम, ये सब तो पपेट्स ही हैं, और इनकी डोरें तो फिर भारत से हिलाई जा रही हैं। ये तो अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। देखिए, उन्होंने, इंडिया ने, जो अजय दोवल का आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक रेफरेंस दिया। मैं और मिसालें दे देता हूं ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इंडिया ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान को किस तरह यू टर्न अपना लिया है। यानी ना उनका बॉर्डर कॉमन है इंडिया और अफगानिस्तान का, ना उनकी जुबान कॉमन है, ना उनका मजहब कॉमन है, उनके लिए एक कॉमन चीज है, दुश्मन पाकिस्तान नंबर 1। और उन्होंने इतने यूटर्न लिए हैं। काबुल में पिछले तालिबान जब थे, हुकूमत में थे, तो धमाके हुए थे उनकी एम्बेसी पर, इंडियन एम्बेसी पर। तो इंडिया ने कहा कि ये तालिबान ने कराए, हम बदला लेंगे, जिस टाइम फ्रेम की आप बात करें। फिर उनका एक नईम हाशमी, एक जर्नलिस्ट मारा गया, उन्होंने कहा तालिबान ने मारा है, हम बदला लेंगे। फिर उनका एयर इंडिया जहाज हाईजैक हो गया, अफगानिस्तान ले गया, उन्होंने कहा तालिबान ने करवाया, हम बदला लेंगे। सारे बदले बुक गए और सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, रातों रात गुडविल क्रिएट हो गई, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान। इवन मुल्ला मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कौन थे? 9 साल की उम्र में पाकिस्तान आए थे ये, वहां से भाग के अफगानिस्तान से, इन्हीं मदरसों में पढ़े, यही मुल्ला कहलाए जो तालीम हासिल की और जैसी भी की। हमने तो ये तालीम वैसे नहीं दी थी, लेकिन ना इस्लाम देता है वो तबीयत जो वो तरबियत देते हैं। तो मुल्ला मुत्तकी 9 साल की उम्र में यहाँ आए थे। फिर जब तालिबान की हुकूमत आई 96 से 2001, तो यहां से सीधे कल्चर मिनिस्टर बनकर गए थे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो एहसानात तो हमारे एक नहीं है, इंडिविजुअल्स पर भी हैं, एज अ कम्युनिटी भी हैं, इसीलिए शायद हम अभी भी रिफ्रेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इससे पहले भी कही कि अक्टूबर में भी जब हमारे दोस्त ममालिक ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने उस वक्त भी रेस्ट्रेंट दिखाया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, अलबत्ता हमें पता था कि इन तिलों में तेल नहीं है, लेकिन इत्माम हुज्जत हो गया। आपको क्या लगता है कि अब आगे पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए क्या करना चाहिए? शुड वी प्रोसीड टूवर्ड्स अ बफर जोन, ताकि ये जो एक टेररिज्म है और जिस तरह से इनकी बॉर्डर चेक पोस्ट्स को यूज़ किया जाता है एज लॉन्च पैड्स ऑफ टेरर, क्योंकि ये यहाँ से फायरिंग करते हैं हमारी फौज को एंगेज करने के लिए, उधर से तश्कीलें फितना अल खवारिज की हमारे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करवा देते हैं, तो ये तो कब तक चलेगा? अल्टीमेटली पाकिस्तान को अगर वो वेरीफाइबल एक्शन और एक फ्रेमवर्क बनाने पे तैयार नहीं है, सो पाकिस्तान को एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो भी हमने स्ट्राइक्स किए ना, मेरा गुजारिश या मेरी सबमिशन होगी, इसमें अब वैल्यू ऐड होनी चाहिए। वैल्यू ऐड का मतलब है हमने एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हमने अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व दिखा दिया है।
अब कोई मेजरेबल कोई लेके आता है वे फॉरवर्ड कोई भी दोस्त मुल्क, तो तब हमें प्रोसीड करना चाहिए, वरना वादे और रस्मी अलकात और बयानात उनसे तो नहीं होना चाहिए। चाहे वो बफर जोन हो या कोई और मैकेनिज्म हो जिसके अंदर प्रोहिबिटिव इन पर कॉस्ट हो कि अगर आप ये करेंगे और अश्योर्ड वो करें, दूसरे लोग करें, तो तब हमें आगे चलना चाहिए। सिर्फ नेगोशिएशन के लिए टाइम बाय कर लेना तो ये फुटबॉल या क्रिकेट मैच नहीं है जिसके अंदर आप टाइम बाय करेंगे। ये जंग होती है, जंग के अंदर आपको टाइम या स्पेस नहीं दी जाती, और अगर देनी है तो जाहिर है फिर वो मुल्क गारंटी भी दें और वे फॉरवर्ड वो बताएं कि आइंदा क्यों रिपीट नहीं होगा। सही, बिल्कुल आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। अब आपको एट द एंड क्या लगता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपके ज़रूर लूँगा, कि आपको क्या लगता है कि तालिबानी रजीम अब आगे किस तरह से बढ़ेगी? क्या सेंस प्रिवेल होगी? क्या थोड़ी अकल को हाथ वो मारेंगे? और इस तरह से तो वो देखें उनका ही नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान अभी भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन कब तक? हम रिलक्टेंस के बजाय अब रिजॉल्व से आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें मैसेज तो पहुँच चुका है कि हार्ड स्टेट क्या होता है। देखिए मखदूम साहब, बुनियादी तौर पर हमने जो ट्रेड बंद किया हुआ है उनकी हार्डशिप तो लोगों में पहले ही बहुत है, लेकिन हम कई दफा क्लियर कर चुके हैं कि ये आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से है जो आपके लीडर्स बना रहे हैं, नंबर वन। तो इंटरनली उन पर बहुत प्रेशर है उनकी हुकूमत पर ऑलरेडी। वैलिडिटी का तो पहले ही था, अब इकोनॉमिक प्रेशर भी है, लाइवलीहुड का भी है। अब आई थिंक अफगान गवर्नमेंट को खुद फैसला करना चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज करे और वे फॉरवर्ड पाकिस्तान से रिकंसाइल करे। अगर उन्होंने खुद सर्वाइव करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो खुद इटसेल्फ सर्वाइवल उनका इंटरनली मुश्किल हो जाएगा जब एक इंटरनली इकोनॉमिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज, डे टू डे लिविंग, इतनी सफरिंग है उनके लोगों के ऊपर, और फिर आप हमारे जैसे मुल्क के साथ एंगेज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो बैटल टेस्टेड और हार्ड एंड प्रूवन फोर्सेज हैं, तो फिर जाहिर है हिटबैक आप लेंगे। फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस कि आपका खुद हुकूमत खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है और इस मैसेज का पूरी दुनिया ने इम्पैक्ट भी देख लिया। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अब किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना और तालिबानी रिजीम को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मज़ीद एडवेंचरिज्म किया तो उन्हें उसी तरह से जवाब दिया जाएगा जिस तरह से मई 2025 में भारत को मिला, अक्टूबर 2025 में इसी तालिबानी रिजीम को जो जवाब पाकिस्तान ने दिया, और फिर ये भागे भागे दोस्त ममालिक के पास मिन्नत तरला करने गए। और अब भी अगर ये अपनी जो रविश है उसे नहीं बदलते, अब भी अगर ये उसी तरह से एडवेंचरिज्म करते हैं और भारत के हाथों में खेलने को ये तरजीह देते हैं, तो फिर पाकिस्तान इनके साथ वही करेगा जो ये डिजर्व करते हैं। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।